काम भी आती है। और कोई आपसे हिस्ट्री में कुछ छोटी छोटी चीजें पूछ ही ले तो फिर उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया में बनी थी, और ये सन 1800 से अगर हम इंपोर्टेंट पॉलिसीज देखें तो तब से ही एजुकेशन पॉलिसीज कुछ अच्छी अच्छी बनी है, ठीक है। और उस एजुकेशन पॉलिसीज जब बनी उसमें फिर इंडियंस ने संघर्ष किया, क्योंकि इंडियंस को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो था वो कॉलोनियल स्टेट था। कॉलोनियल स्टेट से मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी थी, और ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देश को और यहाँ की जनता को अपने अनुसार पढ़ाना चाहा, और जब अपने अनुसार पढ़ाना चाहा तो उसमें कुछ संघर्ष भी। शुरुआती दौर में हम लोग संघर्ष के लायक थे नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने कोई संघर्ष किया नहीं किया। तो हम लोग पहले से ही देश गुलामी से जूझता आ रहा था। पहले मुगल्स थे, फिर अंग्रेज आ गए। आने के बाद क्या था कि हमारी जो एजुकेशन का जो स्तर था वो उस लेवल पे नहीं था। तो फिर उस समय पे क्या हुआ, एक आपका चार्टर एक्ट आता है 1813, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो चीजें होती है, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पहली चीज ये होती है कि जो ब्रिटिश, जो आपका EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स आप इंडिया को क्या करते हैं, वो 1 लाख रुपए यहाँ की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये इंडिया में पहली बार हुआ था। और 1 लाख रुपए जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उस 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इसलिए होता है कि जो भारतीय है ना, इनको यूरोपियन सभ्यता सिखाई जाए, इन लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए, इन लोगों को जो हमारे थॉट्स है वो सिखाए जाए। इसलिए वो लोग 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते, ये वेस्टर्न थॉट्स ऑफ टू इंडियन। वे चाहते हैं कि ये जो भारतीय है ना, ये बेवकूफ तो है ही, कि इन बेवकूफों को थोड़ा सा समझदार बना के अपने थॉट्स इनके अंदर डालेंगे तो ये लोग गुलामी को या हम लोगों को जल्दी से स्वीकार कर लेंगे और चीजें सही होंगी। फिर 1813 में क्या होता है, अब भारत में जो भी हमारे धर्म थे, ठीक है, हिंदुइज्म और मुस्लिम था, इस्लाम था उस समय, ठीक है। अब भारतीयों को क्या लगा, सॉरी इनको ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अगर भारत में ईसाई मिशनरीज आएंगी तो क्या होगा, वो लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी। और गरीबी होने के कारण जो लोग गरीब होते हैं, जब उसको खाने के लिए कोई खाना देता है तो उसके लिए धर्म मायने नहीं रखता, उसके लिए खाना मायने रखता है। तो उस खाने के लालच में या पैसे के लालच में हम लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी इंडिया की नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा जो यहाँ के जो क्रिश्चियंस है ना, उन क्रिश्चियंस में और इंग्लैंड के क्रिश्चियंस में, अमेरिका के क्रिश्चियंस में फर्क है। हम लोगों ने जो इंडियंस थे, इन लोगों ने जो क्रिश्चियनिटी स्वीकार की, वो सिर्फ स्वीकार की और धीरे धीरे फिर उसको डेवलप किया। और ये सबसे ज्यादा वो साउथ इंडिया में, या हम लोगों का जो एक वर्ग था ना, जो वंचित वर्ग था, जिसके साथ हम लोग पहले से छुआछूत की वो लड़ाई लड़ते आ रहे थे, उन लोगों को हम लोग दबा रहे थे, उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी बहुत हद तक स्वीकार की और बहुत लोगों ने स्वीकार की। तो ईसाई मिशनरीज यहाँ पे 1813 में आ गई। 1813 क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में आता है, और ये भारतीय एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है। इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, वुड डिस्पैच इज कंसिडर्ड टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। द डिस्पैच इज comprehensive important education document and holds a unique place in the history of Indian education. It places the responsibility of education of the Indian people fully on the company and made it quite clear that it must never be neglected. अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग भारत में हैं, मैग्ना कार्टा आ गया है, मैग्ना का वुड डिस्पैच आया, कि भाई ये लोग क्या चाहते थे, कि ये चाहते थे कि भारतीय कुछ पढ़ लिख जाए, थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे थॉट्स को इजीली स्वीकार कर लेंगे और सब चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने गारंटी, इन्होंने कह दिया कि भाई साहब इन लोगों को पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। The dispatch gave new direction to education in India and which has its impact on today education in the country. जो उस समय पे इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया। अभी एक आगे और डिस्पैच आएगा, ठीक है, उसमें भी हम पढ़ेंगे। इन लोगों ने जो उस समय ट्रांसफॉर्मेशन किया एजुकेशन में, उस एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोगों ने अभी तक स्वीकार किया। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में,
तो हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम थे, क्योंकि हमारा देश वैसे ही गरीबी से जूझ रहा था। तो गरीबी से जूझ रहा था तो पहले हम लोगों को खाना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई हो, पूजा हो, वो तब हो सकती है जब पेट भरा हुआ हो, और अगर खाने को दाने नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती, ना ही पूजा हो सकती। ठीक है, तो अब इसने अपना एम बनाया। The aim of education was stated as diffusion of European arts. Diffusion का मतलब होता है प्रसार, प्रचार प्रसार। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो यूरोपियन एजुकेशन है ना, हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने आर्ट, साइंस, लिटरेचर और इसके थ्रू इन्होंने चीजों को फैलाना शुरू किया। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ए क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, इन लोगों ने वुड डिस्पैच के थ्रू इन्होंने क्या किया कि अगर हम लोगों को अपने अनुसार पढ़ा लिखा लेंगे, यूरोपियन थॉट्स उनको दे देंगे, यूरोपियन आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, सब चीजें उन लोगों से एक्सेप्ट करवा लेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे एक क्लास मिल जाएगी सर्वेंट की। सर्वेंट्स का मतलब था कि उन लोगों को हम अपनी फौज में, अपनी कंपनीज में जॉब दे पाएंगे, क्योंकि इंडियन क्या थे, वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, और वैसे भी हम लोग क्या थे, मजदूरी वर्ग था, क्योंकि हम लोग पहले से गुलामी झेलते आ रहे थे। तो हम लोग क्या थे कि कोई खादानों में काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो हमारे पास स्किल्स तो थी नहीं, नॉन स्किल्स लेबर थी इंडिया में। तो इन्होंने कहा कि इनको यूरोपियन पढ़ाते, और यूरोपियन पढ़ के ये थोड़े से समझदार हो जाएंगे, और फिर इससे क्या होगा कि ये हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, और हम लोगों को एक क्लास मिल जाएगी नौकरों की। ठीक, अब इन्होंने यहाँ पे मास एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। मास एजुकेशन का मतलब है एक बड़ा ग्रुप जिसको एक साथ में पढ़ा लिया जाए, या बहुत सारे लोगों को हम पढ़ा दें। जैसे मास एजुकेशन से मेरा मतलब यह है कि अभी आप यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हो, ठीक है, इसको भी हम मास एजुकेशन कह सकते हैं। पर अगर यही एजुकेशन हम 1000 के बीच में करें, 2000 के बीच में करें, या हम लोग अपना टारगेट बनाए कि मैं पूरे पातना को एजुकेटेड बनाऊंगा, तो वो मास एजुकेशन हो गई। ठीक है, मास होता है भीड़। ठीक है, अब इन लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी डेवलप हुई, पहली कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे चीजें होने लग गई। अब आता है 1857। 1857 में क्या हुआ, 1857 में रिवोल्ट हो गया, और इन लोगों के अंदर जो भारतीयों के लिए वो जाग रहा था ना कि इन लोगों को पढ़ा लिखा के मजदूर बना लो, अपने नौकर बना लो, वो सपने इनके टूट जाते हैं 1857 में। और जब 1857 में इनके सपने टूट जाते हैं, तो फिर ये वुड डिस्पैच पे वर्क नहीं हो पाता है, और एजुकेशन यहीं की ही रह जाती है। फिर ये लोग उस एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाते, और इसी वजह से फिर दूसरी चीजें होती है देश में, और फिर हम ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है इंग्लिश ने हमारी एजुकेशन पे वर्क नहीं किया, वर्क किया है। और फिर बीच में हम भी रिवोल्ट कर रहे थे, हमें आजादी भी चाहिए थी, तो रिवोल्ट होते रहे, वो चीजें रुकती रही, और फिर वो चीजें नल एंड वॉइड होती चली गई। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे पूछ ले जाएगा, एक तो ये जो वुड डिस्पैच है आपका किस ईयर में हुआ था, 1854, और मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन क्या है, और वुड डिस्पैच, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर 1857 में जो 3 यूनिवर्सिटी आप लोगों की बनी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये किस डिस्पैच के थ्रू बनी थी, ये वुड डिस्पैच के थ्रू बनी थी, जो वुड डिस्पैच 1857 में आया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन सीधा आता है, आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वैसे नहीं आएगा, मिलाने के लिए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस रेजुलेशन में कुछ मस्त काम हो जाता है। अब अंग्रेजों ने तो वुड डिस्पैच बना दिया था, मस्त क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई है, पर 1913 में ये गवर्नमेंट रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी आती है। अब ये पॉलिसी आती क्यों है, पॉलिसी इसलिए आती है, अब गोखले जी थे हमारे, गोखले जी ने सोचा कि भाई साहब एक काम कर लेते हैं, ऐसे तो भारतीय पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भाई साहब, उन्होंने अपना एक बिल तैयार किया। ठीक है, बिल तैयार किया, बिल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर 6 से 10 साल तक के बच्चों की एजुकेशन आप फ्री करो,
6 से 10 साल तक के बच्चों की एजुकेशन आप फ्री करो और कुछ इस तरह का रूल बनाओ जिससे 6 से 10 साल तक का बच्चा पढ़ ले। अभी इंडिया में क्या है, 6 से 14 साल, ठीक है, 6 से 10 साल वाला इन्होंने रूल बनाया और सबके लिए एजुकेशन आप कंपलसरी करो, ठीक है। ये होता है फेज 1 में, ये इसकी शुरुआत करता है गोखले। अब जब गोखले ने अपना बिल बनाया, उस बिल को रिजेक्ट कर देती है गवर्नमेंट, वो बिल एक्सेप्ट नहीं होता और गवर्नमेंट उसमें कहती है कि वैसा आपका जो बिल था ना उसको हम पूरा तो स्वीकार नहीं कर सकते पर हम हाँ इसमें कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो फिर इसमें कुछ काम होता है, रमन दिख रहा है ना, इसमें कुछ काम क्या होता है, सेकंड फेज जैसे ही आता है ये इसमें क्या करते हैं, द सर्कुलेशन था, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, द सर्कुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल शुड बी मेड मोर प्रैक्टिकल। इन्होंने कहा जो आपका प्राइमरी स्कूल वाला जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन स्तर है आपका स्कूल का प्राइमरी और सेकेंडरी का, इस स्तर को हम थोड़ा सुधार देंगे। और यहां पे इन्होंने कहा कि हम लोग एजुकेशन जो है सबके लिए फ्री नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा लगे, इन्होंने कहा कि एजुकेशन सबके लिए फ्री नहीं कर सकते और हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इंडिया में कोई इलिटरेट ना रहे। हम इंडिया में हर किसी को 6 से 10 तक पढ़ाएंगे जरूरी नहीं है, थोड़ा शब्दों का खेल था, पर हाँ हम किसी को अनपढ़ नहीं रहने दे, ऐसा हम कुछ प्रावधान करेंगे, ठीक है। अब यह फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन इंडिया सो दैट इंडियन स्टूडेंट मे नॉट हैव गो टू अब्रॉड। अब इन्होंने कहा कि वैसे हम लोग 3 वे कर लेते हैं, 3 तरह से इन्होंने काम किया। 3 तरह से क्या क्या इन्होंने कहा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है इन लोगों का जो हम लोग स्टैंडर्ड है थोड़ा हाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल इसको बना देते हैं। दूसरा, हम लोग हायर एजुकेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देंगे जिससे यहाँ के बच्चे को, यहाँ का बच्चा बाहर पढ़ने ना जाए, क्योंकि इनको एक चीज का डर और ये था रिवोल्ट के बाद कि अगर यहाँ का बच्चा 1913 में का बच्चा वहां पे इंग्लैंड में जाके पढ़ेगा तो वहां पे भी क्रांति करेगा, या वहां पढ़ लिख गया तो कुछ अच्छा कर जाएगा, ठीक। तो इसके इंडिया के बच्चों को इंडिया में ही रखा जाए। देन इसके बाद होता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट देयर स्टैंडर्ड शुड बी रेज्ड। इन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका नंबर तो हम बढ़ाएंगे नहीं पर उनका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। कुल मिला के बात ये थी, इन्होंने गोखले के बिल को पूरा स्वीकार ना करके इन्होंने आधा अधूरा स्वीकार कर लिया। आधा अधूरा स्वीकार इसलिए कर लिया क्योंकि गोखले, एक तो गोखले का बिल था, फिर एजुकेशन पे ये इंग्लिश शुरू से काम कर ही रहे थे। 1813 में अगर इन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किया था तो एजुकेशन पे किया था, उसके बाद वुड डिस्पैच भी आ गया था, उसके बाद गोखले ने भी कोशिश की। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हम लोग अपना क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं, सब चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। Next, also in the resolution, the government refused to take up the responsibility of compulsory education, जो मैंने अभी आपको बताया था, but accept the policy of removal the illiteracy। इन्होंने कहा कि भाई कंपल्सरी एजुकेशन का तो कोई जिम्मेदारी है नहीं हमारी, ठीक है, आप पढ़ो ना पढ़ो, और हम इतनी जिम्मेदारी जरूर लेंगे कि इलिटरेसी हम दूर करेंगे, जितने लोग पढ़ेंगे उनको पढ़ा देंगे, कंपलसरी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से 10 साल तक का अगर एक क्राउड फ्री में पढ़ेगा थोड़ा पढ़ लिख जाएगा, फिर इंग्लिश को लेबर की जरूरत थी, वो लेबर कहां से आएगी, लेबर भी तो चाहिए थी ना उन्हें राज करने के लिए। इट अर्ज प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू टेक अर्ली स्टेप टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू द पुअरर एंड मोर बैकवर्ड सेक्शन। नेक्स्ट स्टेप पे इन्होंने कहा कि हम लोग तो नहीं करेंगे। 1909 में हमारे यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन हो जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब अब आपके जो प्रांत है ना, जो स्टेट्स थी, उन स्टेट्स में गवर्नमेंट आ गई थी कि हम लोग गवर्नमेंट को बोल देते हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं और गरीब लोग हैं उन लोगों की फ्री की एजुकेशन की फैसिलिटी वो अवेलेबल कराएगी, वो हम नहीं कराएंगे। आ रहा है समझ में? एक चीज और थी, जितना भेदभाव इंडिया में इंडियंस ने एक दूसरे से किया, अंग्रेजों ने ऐसा कोई भेदभाव किया नहीं था। ये लोग जाति विशेष में ज्यादा विश्वास रखते नहीं थे, अंग्रेज वैसे भी नहीं रखते, ये भारतीय ही थे जिन्होंने जाति विशेष में विश्वास रखा।
क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि थोड़ा सा हम लोगों को ये चीजें सिखाई जा रही थी, सिखाई क्या है, हमारे ब्लड में चलती आ रही थी चीजें कि मैं अपर हूं, ये लोअर है, वो और लोअर है, ये और अपर है। तो इस चीज पे हम लोग चीजों को फॉलो भी करते आ रहे थे, और ये फॉलो होते 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 जब भी आपका फिर अंबेडकर जी आ जाते हैं, कुछ उत्थान की बात करती है, ज्योतिबा फुले जी आ जाती है, फिर हम गांधी जी उस पे हरिजन समाज पर कुछ वक्त का वर्क करते हैं 1932 के बाद, वो अपना राजनीति छोड़ देते हैं, साथ में लग जाते हैं कि नहीं भाई साहब अब काम किया जाना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे उत्थान होते हैं, फिर धीरे धीरे आपका धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। उन धार्मिक आंदोलनों में भी बहुत पुनर्जागरण किया देश में, क्योंकि तरह तरह के आंदोलन हुए फिर, और उनमें धार्मिक आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है। कभी किस दिन धार्मिक आंदोलन की भी बात करेंगे, आज अभी इसी की बात कर लेते हैं। फिर आता है सैडलर कमेटी, ठीक है। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है 1917-1919, और सैडलर कमीशन जो इंपोर्टेंट है वो इसलिए है क्योंकि भारत में जो बोर्ड एजुकेशन है 10th और 12th, और 10th के बाद +2 का बोर्ड होगा, वो सब सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की देन है। जब ये कमीशन आया था, इसने ही बोर्ड एग्जाम को बताया था कि 10th लेवल पर और 10+2 लेवल पर बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। और ये जो इंडिया में फिर बोर्ड के एग्जाम हुए वो सैडलर कमीशन की देन है, और यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस विच वुड प्रोवाइड, इन्होंने कहा कि भाई साहब कुछ इंडिपेंडेंट कॉलेज खोल दो इंटर तक के, और उनमें आप स्पेशलाइज कर दो। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, अभी हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, ठीक है, उसमें होता है, जैसे आप मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बात करूं, वहां पे SRCC है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो कॉमर्स का है सिर्फ, ठीक है। कोई आर्ट्स का कॉलेज है, वो आर्ट्स का है, कोई साइंस का है, वो साइंस का है, IITs बनी वो इंजीनियरिंग के लिए। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस तरह से फिर स्टेबल किए गए, ठीक है ना। Which would provide instructions in art, science, medicine, engineering, teaching, etc. to be run as independent institution or to be attached to selected high school. इन्होंने कहा या तो इनको इंडिपेंडेंट वो बना दो, या सिलेक्टेड हाई स्कूल से भी बात इनकी ये थी कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्कूल थे उस समय पे 1919 में, वो इतने डेवलप नहीं थे। तो कुछ स्कूल्स थे जो शायद ब्रिटिश एम्पायर के नीचे चल रहे थे, या कुछ स्कूल्स थे बहुत अच्छे बना दिए गए थे। तो उन्होंने इसने कहा कि भाई साहब उन स्कूलों के साथ इसको आप अटैच कर दो, तो शायद हो सकता है कि जो हम लोग चाहते हैं वो सब चीजें हो जाए। फिर आगे इन्होंने बात की बोर्ड एग्जामिनेशन की बात की। 10th और 10+2 में जो बोर्ड होगा वो सैडलर कमीशन की देन थी, और ये आया था 1917 से 1919 के बीच। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम, अब यहाँ पे गांधी जी आ जाते हैं 1937 में, और गांधी जी, ये वर्धा क्या है, गुजरात में एक जगह है, और वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस होती है एजुकेशन को लेके, और वहां पे गांधी जी अपनी कुछ मांग रख लेते हैं, ठीक है। 1937 इसमें है व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर फॉर्म। 1935 का जब एक्ट आया था उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, ठीक है। Formed in 7 provinces with the native representation, they concentrated their attention on education reform. जो 7 प्रोविंस में हम जो सरकारें बनी थी, उन लोगों ने कंसंट्रेशन किया किस पे, एजुकेशन रिफॉर्म पे। और अब गांधी जी आ जाते हैं इन अक्टूबर 1937, ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई वर्धा में इन्होंने to accept the proposal made by Mahatma Gandhi that free and compulsory education be provided for 7 years, ठीक है। गांधी जी ने यहाँ पे कहा कि वह सब कंपलसरी फ्री एजुकेशन आप कर दीजिए, और वो कर दीजिए 7 साल के लिए। और वो किस तरह से होगी, अब जो हम बात है ना, अब हम इंग्लिश से अलग बात कर रहे हैं, अब हम अपने समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं कि हमारा समाज पढ़ लिख जाए। और वो किस में पढ़ेगा, अब देख ली, आप पंजाब से हो, पंजाब के लोगों को मैं अगर 10th और 12th, ठीक है, 10th और 12th अगर मैं हिंदी में कराऊंगा तो समय लग जाएगा, और अगर मैं कह दूंगा आप अपनी लैंग्वेज में कर लो, नेटिव लैंग्वेज में, आप अच्छे से कर लोगे। चीजें वही है, फर्क सिर्फ लैंग्वेज का।
इन्होंने यहाँ पे कहा गांधी जी ने कि आप उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाओ, आप उनको उनकी मदर टंग में अगर करा दोगे तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना, है ना। हम लोग कहाँ थे, अच्छा, फ्रॉम मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। अब इसमें यहां पे डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंडर में एक कमेटी बना दी जाती है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अपॉइंटेड द कमेटी prepared and submitted the first comprehensive national education scheme in its report on December 2, 1937, which was popularly known as the वर्धा scheme or basic education, ठीक है। इसमें इंपोर्टेंट यही है, गांधी जी ने वर्धा, उसमें वर्धा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नेशनल एजुकेशन की, उसमें गांधी जी ने कहा था कि 7 साल के लिए फ्री एजुकेशन कर दो और उनकी मदर लैंग्वेज में कर दो, मदर टंग में कर दो। सेकंड, वर्धा कॉन्फ्रेंस के बाद जो कमेटी बनी थी वो किसके नाम से, कौन उसका चेयरमैन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्धा कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, बेसिक एजुकेशन कमीशन, ठीक है। अब हम एक लास्ट उसकी बात कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं, भारत आजाद हो गया है। भारत आजाद होने के बाद हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया 1950 से 64 तक, क्योंकि हम लोगों की 5 ईयर प्लान, 3-4 5 ईयर प्लान हम लोगों के कोलैप्स ही हो गए लगभग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हम लोग सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब अंग्रेज भारत से सब कुछ लूट के ले गए थे, हमारे पास ऐसा कुछ बचा नहीं था। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम इंडस्ट्री सेटअप करने की बात कर रहे थे, और 2 5 ईयर प्लान होते होते 1960 हो गया। फिर 3 5 ईयर प्लान आया, तो हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने कुछ और चीजों को आगे एक्सेप्ट करने की स्वीकार वो की, और तभी 1964 में कोठारी एजुकेशन कमीशन आया। इसमें क्या मजे की बात हुई, अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इनकी थोड़ी सी आंख खुली। आंख क्या खुली, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस था ना, वो अंग्रेजों के टाइम का चला आ रहा था। अब इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो आपका एजुकेशन प्रोसेस है ना हमारा, ये तो हम चल तो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, पर ये तो पुराना प्रोसेस है। अब आप इसमें कुछ नया करो। उन्होंने कहा कि इसको चेंज करो, ये चेंज होना चाहिए, और इसकी मांग है, अब समय की मांग भी है कि इसको ये चेंज होगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कोठारी कमीशन का रिफॉर्म किया 1964 से 66, ठीक है। डॉक्टर DS कोठारी के अंडर में हुआ। अब इनकी गोल्स क्या थे, इन्होंने 4 चीजों पे फोकस किया, ठीक है। 4 चीजों पर फोकस किया। एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो थोड़ी प्रोडक्टिव होनी चाहिए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है ना। एजुकेशन ऐसी ना हो कि मैंने आपको पढ़ाया और आपने उसको सुना और बैठ गए, आपने कुछ सीखा है तो आप उससे कुछ प्रोडक्टिव करो, ठीक है। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके वो भी दे दिए, ठीक है। ए, मेक साइंस ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। इस साइंस जो है उसको बेसिक कंपोनेंट बना लो आप एजुकेशन और कल्चर का, जिससे चीजें प्रोडक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। बी, इंट्रोड्यूसिंग SUPW एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, ठीक है। सी, वोकेशनलाइजिंग एजुकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर में भी पढ़ाई को लाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ खेती करते आ रहे हो, थोड़ा पढ़ लिख के करोगे तो और अच्छा होगा, ठीक। इंप्रूविंग द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अपने 4 गोल की बात की है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया एजुकेशन फॉर एक्सीलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ए, अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ द टीचिंग। बी, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यू एंड इसेंशियल स्किल लाइक सेल्फ स्टडीज, ठीक है। सी, एजुकेटिंग पीपल ऑफ ऑल द स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि अब समाज का हर वर्ग को पढ़ना चाहिए, हर वर्ग की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। अब वो आप किसी भी वर्ग से हो, अब आप सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करोगे, अब आप पढ़ भी सकते हो और आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। एम्फसाइजिंग टीचिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट एंड साइंस, इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री, ठीक। इस तरह से इन्होंने 4 बात की।
इससे अलग बात ये करते एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन से कि आपको नेशन के प्रति आप में कितनी जवाबदारी है, ठीक है। फोर्थ है एजुकेशन फॉर इनकलेशन नेशनल वैल्यूज, ठीक है। अब इन लोगों ने ये सब बातें कर ली, ये सब बातें कर ली, पर ये जो है ना, ये लोगों की समझ में नहीं आया कि भाई कोठारी साहब ने बात तो बहुत कर ली, ठीक है ना। इसलिए इसमें बोला जाता है कि ये जो एजुकेशन पे ना, ये देखो इंडियन एजुकेशन एंड इवन टुडे, ठीक है, हाफ ए सेंचुरी ऑफ ईयर इज स्टिल रिगार्डेड एज द मोस्ट इन डेप्थ स्टडी। इन्होंने क्या किया, कोठारी जी ने प्राइमरी एजुकेशन पे और सेकेंडरी एजुकेशन पे इतनी डेप्थ नॉलेज में वर्क किया कि आज तक देश में 50 साल हो गए, 70 साल लगभग 60 साल हो गए, लगभग 60 साल हो गए देश 1964 से अब, और इन आने वाले 60 साल में भी किसी ने इतनी डेप्थ नॉलेज में वर्क नहीं किया एजुकेशन, जितने डेप्थ नॉलेज में इन्होंने वर्क किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, आप लोगों को बस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि कोठारी एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1964 से 66, ठीक है। ये छोटी छोटी सी क्लासेस है, इससे क्या होगा ना, आप लोगों को बहुत सारी चीजों का पता चलेगा, और जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसमें कनेक्टिविटी बननी बहुत जरूरी है, और ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो सब चीजें बीच में छूटती जाती है। अब ईयर वाइज आप पढ़ते जा रहे हो, 1935 आपने पढ़ लिया, एक्ट आपने 1935 पढ़ लिया, तो उसके बाद 1936 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, एटलीस्ट आप लोगों को ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, पर एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हर ईयर की पता होनी चाहिए। और ये चीज रटने से नहीं आएगी, सिर्फ पढ़ने और सुनने से आएगी, पढ़ने सुनने से आपको आएगी, ठीक है ना। तो मैं इस तरह की और छोटी छोटी क्लासेस आप लोगों की बार बार लेता ही रहूंगा, ठीक है। और कुछ समझ में तो आया ही होगा, है ना। समझ में आया तो फिर एक नेक्स्ट क्लासेस और लगाएंगे, आज नहीं कल लगाऊंगा मैं एक क्लासेस और, ठीक है। क्योंकि मैंने वादा प्रॉमिस किया था एक्ट की क्लास के लिए ना, हाँ एक्ट की क्लास बाकी है, तो मैं एक एक्ट की क्लास आपकी लगाऊंगा, और बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे, और हर एक्ट के सिर्फ ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हर एक्ट के बारे में हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ेंगे, 2 से 3 पॉइंट पढ़ेंगे, और वही इंपॉर्टेंट है, वही आएगा। जैसे 1813 में मैंने आपको बता दिया, 1813 में सिर्फ 2 ही चीजें हुई है इंपॉर्टेंट, एक तो हुई है, क्या हुई है, वुड डिस्पेच, तो उसके बाद आया 1854 में आया वो, तो चार्टर एक्ट 1813 में हुआ, 1 लाख रुपए एजुकेशन पे दिया गया, ठीक है। अब अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए एजुकेशन पे लगाए। सेकंड क्या हुआ, मिशनरीज भारत में आई, ईसाई मिशनरीज को फ्री अपना रिलीजियस क्राइटेरिया बढ़ाने का, लोगों को कन्वर्ट करने का लाइसेंस मिल गया, उन लोगों ने वो काम किया अच्छे से, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को याद भी रखा कीजिए,